इस फ़ोटो को पहचाना और इसको? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ कि यह हमारे पार्लियामेंट की पुरानी और नई बिल्डिंग्स की फ़ोटो है। अब पार्लियामेंट क्या है, अगर आपको ये सोचकर ऐसा लगता है तो मैं आपकी इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। असल में स्कूल लेवल तक मुझे भी बहुत समय तक समझ नहीं आया कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, या इनके फंक्शंस क्या होते हैं। और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जैसे भारी भरकम शब्दों का मतलब, इनके फंक्शंस कुछ भी ना समझ पाने के कारण मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। लेकिन अगर आपको इन सब के बारे में सही नॉलेज चाहिए है, प्रिसाइज तरीके से नॉलेज चाहिए, तो आप अनुशाला का ये लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। लेट अस स्टार्ट विद दी क्लास 8 सिविक्स, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। जैसे कि चैप्टर का नाम अपने आप में एक सवाल है, आई कैन गारंटी कि इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है, पूरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो बगैर देर किए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पार्लियामेंट असल में है क्या, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इतना मान के चलें कि ये पार्लियामेंट असल में एक अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कुछ करने की पावर होती है ना, अथॉरिटी होती है, फाइन। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना समझ लेना काफ़ी नहीं है। तो मतलब हमें पार्लियामेंट की प्रॉपर डेफिनेशन में जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इस डेफिनेशन को ब्रेक किया है लगभग 2 पार्ट्स में, है ना, और हम इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो ले पाएंगे। पहली लाइन कहती है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक इंडिया, राइट। अब अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से मतलब नहीं है, जिसको रट के पेपर निकालना है, तो आप रट लो और छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको समझना है, जिसको इंटरेस्ट है और साथ में जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप इस डेफिनेशन को 3 हिस्सों में तोड़ कर देखिए। हमें सुप्रीम का मतलब पता होना चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब पता होना चाहिए और रिपब्लिक का मतलब पता होना चाहिए, राइट। सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसी बॉडी हम कहें जिसके पास क्या करने का अधिकार है, लॉ मेकिंग का अधिकार है, राइट। एंड रिपब्लिक हम ऐसी कंट्री को कहते हैं जहाँ पर जो कंट्री का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो हमारी कंट्री रिपब्लिक कहलाती है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को जोड़ कर देखिए अच्छे से। पार्लियामेंट का मतलब है कि एक रिपब्लिक कंट्री में जो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगी, हम उसको कहेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि एक रिपब्लिक कंट्री में, है ना, स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंट्री, हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, और ऐसी कंट्री में जो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। मतलब पूरी इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी लॉ बना रही है उसका नाम है पार्लियामेंट, और ये काम करेगी पूरे इंडिया के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, है ना, जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनाने की काम है वो किसकी है, पार्लियामेंट की। बात समझ आई होगी, आई होप। आपको नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करो, एक बार और देखो, क्लियर होगा। लेकिन बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, कंसिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। असल में जो लोग यहाँ पर बैठ के लॉ बना रहे हैं, लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन, ये हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, लोगों के यानी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ती हूँ तो ये री प्लस प्रेजेंटेटिव्स आ रहा है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बताता है, री यानी दोबारा, क्या दोबारा प्रेजेंट कर रहा है, किसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल को, है ना। मतलब हम लोग जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमारी चॉइसेस हैं, इन सबको दोबारा से कौन रिप्रेजेंट करता है आगे जाकर, हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए लोग, ठीक है, जिनको हम मिनिस्टर्स बना रहे हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, यही लोग वहाँ जाकर बैठेंगे और क्या काम करेंगे, लॉ मेकिंग का, राइट। तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट असल में पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनाने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, और इसमें कौन लोग लॉ बना रहे हैं, जो एक्चुअली हम लोगों के ही क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड जॉइन। देखो इस चैप्टर में ना आपको जस्ट अ सेकेंड, इस चैप्टर में आपको कुछ पुराने समय से भी रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। क्यों मिल रहेगा, क्योंकि हमें ये बता रहा है एक्चुअली कि पार्लियामेंट बना कैसे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आएंगी, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने ज्वाइन किया,
ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो ऑलरेडी हमसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुके थे, रशियन रेवोल्यूशन हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, तो हमने उनसे बहुत सारे आइडियाज़ ले चुके थे हम, जैसे कि फ्रीडम का आइडिया था, इक्वालिटी का आइडिया था, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लोग ये चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी कि भाई अगर हम हमारी गवर्नमेंट कोई बनती है जो हमें रूल करती है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम सारे लोगों को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, हमें अधिकार मिलते रहें, ठीक है। साथ में हमें चाहिए इक्वालिटी, सबके साथ समानता का अधिकार हमें चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हमारे लिए लिए जाएं कम से कम हमें उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। और ये पार्टिसिपेट हम कैसे करते हैं? ये पार्टिसिपेशन होता है थ्रू डिस्कशंस, राइट, थ्रू डिबेट्स, और फाइनली वोटिंग के थ्रू, है ना। ये डिसीजन जो भी हो रहा है उसमें आपका एक से होना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग का आइडिया, ठीक है। ये आइडिया क्यों आ रहा है भाई, कहाँ से इमर्ज हो रहा है? इसलिए इमर्ज हो रहा है क्योंकि इस समय पर हमको रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी हुई थी इंडिया को रूल करने के लिए, और हम इंडियंस को ही किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। ना तो हम रिपब्लिक थे क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड था ही नहीं, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कोई रादर था ही नहीं, है ना। हम सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी तो हुआ करती थी, लेकिन उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, हमारे इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, राइट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का जो आइडिया होगा ये बहुत सारे दूसरे आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होगा एक तरीके से, ठीक है। और इसका असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने को मिलता है। चल अब देखो भाई, कॉलोनियल रूल के अंडर क्या हुआ? पीपल लिव्ड इन फियर एंड कुड नॉट क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उसको हम कहते हैं कॉलोनियल रूल, राइट। इस पीरियड के समय क्या था कि बहुत सारी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़, या मैं जिनको लॉज कह सकती हूँ, है ना, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन डरते थे क्रिटिसाइज़ करने से, ठीक है। मतलब उसकी निंदा करने से, उसकी बुराई करने से डरते थे लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको सीवियर पनिशमेंट्स देते थे, ठीक है। अगर आपने खैर अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको रॉलेट एक्ट वगैरह के बारे में हो, ठीक है, जहाँ पर बिना ट्रायल के लोगों को जेल में भर दिया जाता था, कोर्ट्स में ब्रिटिश जजेस ही होते थे, तो हमारे लोगों को बहुत कम उम्मीद थी कि उनको किसी भी प्रकार से न्याय मिलेगा, इसलिए वो डरते थे क्रिटिसाइज़ करने से, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नेशनलिस्ट सामने आए, है ना, इंडिया के कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने क्या किया, नेशन को सबसे आगे रखा, नेशन को प्रायोरिटी पे रखा, और बिना डरे लोगों की, मतलब ब्रिटिशर्स की जो ख़राब पॉलिसीज़ थी, या ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे जिनको हम कहेंगे बैड डिसीजंस, जिनको हम कह सकते हैं ख़राब डिसीजंस जो थे, ख़राब लॉज जो उन्होंने बनाए थे, उन सब की निंदा करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ इंडियन नेशनलिस्ट सामने आते हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को, इन्होंने कुछ डिमांड्स भी रखी, वो भी ओपनली, ठीक है, विदाउट फियर, बिना डरे इन्होंने कुछ डिमांड्स रखनी चालू कर दी, ठीक है। जैसे कि इन डिमांड्स में हुआ कि भाई हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, हमें भी बजट डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए असेंबली में, राइट। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे? ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन इंटेलेक्चुअल्स को एक बात समझ में आ गई थी कि भाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आके इंडियंस के लिए ही सारे लॉज बनाना चाहती है, इंडिया को ही गवर्न करना चाहती है, तो फिर हम इंडियंस की मर्जी पूछी क्यों नहीं जा रही? इट्स लाइक कि कोई आपको रूल कर रहा है आपकी मर्जी के बगैर, ठीक है, आपका कोई भी से इसमें नहीं है, आपकी कोई भी मर्जी पूछी नहीं जा रही। ये चीज़ हमारे इंडियन नेशनलिस्ट को अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया, साथ में डिमांड्स रखनी चालू कर दी, ठीक है। अब इनके पीछे बहुत सारे इनके सपोर्टर्स आए, बहुत सारे इंडियंस इनके सपोर्ट में आए, तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स होते होते एक बड़ा क्रिटिसिज्म होने लग गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। इसका एक नतीजा था कि 1885 में बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको आज वाली कांग्रेस ना समझे हम, ठीक है। कारण क्या है, आज वाली कांग्रेस क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उस समय की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ही लोग काम करते हैं, ठीक है, जो जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा एक ही डायरेक्शन में चलती है। बट जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो यहाँ पर अलग अलग थॉट्स वाले लोग, हो सकता है कि कोई इस तरीके से सीधा सोचता हो, है ना, कोई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचता हो, राइट। लोगों की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। ऑल ओवर द इंडिया से बहुत सारे लोग सामने आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे ईयर देकर पूछ सकता है ना। जैसे हिस्ट्री में या एसएसटी में जब भी पढ़ाती हूँ, आपने अनुशाला पर, या आपने कभी अगर मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ा है, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि मैं डेट्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करती,
जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, हम सिर्फ वही डेट्स याद करने के लिए कहते हैं आपको। अदरवाइज़ बहुत डेट्स याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें एसएसटी पढ़ना है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। 1-2 नंबर का एग्ज़ाम में आगे पीछे भी होता है तो लॉजिक लगाकर उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो स्किल सीखनी है, ना कि हर कुछ रटने बैठ जाना है, ठीक है। बट ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आती हैं बार बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, पहली, असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये इंडियंस की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो कॉलोनियल पीरियड में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करने के लिए आए, राइट, इलेक्टेड मेंबर्स इन दी लेजिस्लेचर। और एक तरीके से ये था कि इनकी डिमांड थी कि हमको भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि हम भी लेजिस्लेचर में सामने आ सकें, हम भी डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें और पॉलिसी मेकिंग में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन कर सकें, ठीक है। ये चाहते थे कि भाई हमको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। यहाँ पे लेजिस्लेचर मतलब बात हो रही है पार्लियामेंट की, ठीक है। और साथ में ये भी चाहते थे कि भाई हमें इलेक्शन तो लड़ने ही दिया जाए, इसके साथ साथ हमको डिस्कस करने का भी अधिकार दिया जाए। सवाल ये है कि ये क्या डिस्कस करना चाहते थे, ये डिस्कस करना चाहते थे बजट। अब ये बजट क्या होता है? बजट हम सारे लोग आम भाषा में इसको बजट ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, राइट, और आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप बजट बनाओगे ना कि कितने रुपए में क्या सामान ले सकते हैं, किस चीज़ के लिए पैसा बच रहा है, किस चीज़ के लिए नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये जो आप बजट क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसे पूरे नेशन का एक बजट होता है जो पार्लियामेंट डिस्कस करती है, डिबेट करती है और फिर उसको पास करती है कि हाँ भाई इतना पैसा सरकार दे देगी तो उससे ये सारे काम, ये सारी स्कीम्स लागू हो जाएंगी, राइट। तो ये चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी कि भाई हमें भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, साथ में हम बजट भी डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन भी पूछ सकें। क्वेश्चन किससे पूछने थे क्वेश्चंस? डेफिनेटली ब्रिटिशर्स से, है ना, कि आप जो भी कर रहे हैं इससे इंडियंस को वाकई फ़ायदा है या नहीं है। कोई था ही नहीं सवाल पूछने के लिए, सारे ब्रिटिशर्स बैठे थे पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए इंडियंस चाहते थे कि भाई ताकि हम इनसे क्वेश्चन कर सकें, इनको एक डर होना चाहिए कि हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1885 में कांग्रेस बनती है, कई सालों तक काम करती रहती है, ठीक है। बहुत फेमस जिसको हम कहेंगे वो थोड़ा सा बाद में होती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन पास कर रहा है भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या होता है, कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाएगा लेकिन सारे लोगों को नहीं, ठीक है। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ठीक है चलो इनको दिया जा सकता है ये काम, तो उन लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, ठीक है। कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कांग्रेस ने एक और चीज़ डिमांड करी कि भाई हम सारे लोगों को, जो भी 18 और 18+ हैं, 18 या उससे ऊपर के लोग हैं, उन सबको क्या मिलना चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट, ठीक है। ये इतने सिंपल सवाल हैं कि ये सब गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनको। एक छोटा सा कंसेप्ट और है हमारे पास, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये पार्लियामेंट से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि देखो सिंपल है, पार्लियामेंट एक, अगर हम कहें एक पावर है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, पावर नहीं कहेंगे, एक अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें लोग बैठ कर क्या कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और लॉ मेकिंग कर रहे हैं। यही देखा ना हमने अभी, ठीक है। तो ऐसे हवा में तो लॉ मेकिंग हो नहीं रही है। कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ गए कैसे? वो गए जब पीपल ने उनको क्या दिया? वोट, ठीक है। और ये वोट कैसे दिया गया? किस प्रोसेस में दिया गया? इलेक्शन हुए, ठीक है। और इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कराती है गवर्नमेंट खुद, ठीक है, या गवर्नमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, वो अथॉरिटी कराती है इलेक्शंस, ठीक है। बात समझ में आई? गवर्नमेंट की निगरानी में। चलो ये तो हो गया एक छोटा सा प्रोसेस। यहाँ देखते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होंगे? पीपल, ठीक है। पीपल सारे के सारे खुद तो जाकर लॉ मेकिंग कर नहीं सकते। रीज़न क्या है? हमारे पास कई सारे रीज़न है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इकोनॉमिकली भी सही नहीं होगा, रोज़ लोग अपना काम छोड़ कर क्या नहीं कर सकते? वो लॉ मेकिंग के लिए नहीं जा सकते, ना हर डिबेट डिस्कशन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है।
इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं है ये, और फिज़िकली भी इतना सब कुछ मशीनरी और सारी चीज़ों को मोबिलाइज करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साथ में एक और दिक्कत हो जाएगी कि ये हो जाएगी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस। अब इतनी सारी समस्याएं थी तो सारे लोग तो लॉ मेकिंग में जा नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमें क्या बनाने पड़ते, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, पीपल के पास जो पावर होती है इस पावर को यूज़ करके ये इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर जाकर वो लोग लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, पीपल जो है ये मोस्ट पावरफुल है हमारी डेमोक्रेसी में। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर पा रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, कैसे, थ्रू कंसेंट, हमारी इच्छा के थ्रू, हमारी विल। कंसेंट का मतलब होता है विल। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी आप कंसेंट शब्द अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू विल और चॉइस। ठीक है, और कंसेंट कैसे देते हैं ये अपना, इनकी इच्छाएं होती हैं कुछ। ठीक है ना, ये क्या डिज़ायर करते हैं या तो ये बता सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, इन किसी चीज़ को लेकर अप्रूवल दे सकती है हमारे पीपल। ठीक है, और साथ में एंटिसिपेशन, मतलब यहाँ पर ये आर्टिफिकेशन लिखा है, सॉरी एंटिसिपेशन। ठीक है, एंटिसिपेशन मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, सामने आकर प्रोएक्टिवली थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, लोगों को गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के सामने आप उसको रियलाइज़ करा रहे हो या आप उसको अंदाज़ा करा रहे हो कि भाई लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, अपना कंसेंट किस तरफ दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या काम कर रही है आपकी डेमोक्रेसी, काम कर रही है। और यहाँ पर लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर असल में ये जो पार्लियामेंट है यही तो डिसाइड कर रही है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो इम्पोर्टेंट और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लागू होंगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक बेसिक हमारे पार्लियामेंट के बारे में, है ना। अब हम समझते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं। चलो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक पेज। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। हमारी कंट्री को गवर्न करने वाली होती है गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पूरी कंट्री को कौन चला रही है, गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट असल में अपने काम को डिवाइड करती है, अपने पावर को सेपरेट करती है 3 ऑर्गन्स में। ठीक है, एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशरी। असल में ये कंसेप्ट मैंने अपने कई सारे दूसरे लेक्चर्स में, हम जब सिविक्स पढ़ते हैं और कहीं पर गवर्नेंस की भी बात आती है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँगी कि आप जाके दूसरा वीडियो देख लीजिए तो आप में से आधे जो आलसी लोग हैं वो नहीं करेंगे, तो हम उसको यहीं कवर करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा 5 मिनट का काम है, क्लैरिटी आ जाएगी एक बार। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक लॉज, या आप सीधा सीधा इसमें लॉ मेकिंग भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि भाई जो लॉ बन चुके हैं उनको आप एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, और सिंपल शब्द अगर देखना चाहते हैं आप तो इम्प्लीमेंट करा दो। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है, टू गिव जस्टिस और टू सर्व जस्टिस। ठीक है, अब असल में इसका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है जुडिशरी का। इन दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, पहले ये लॉ बनाएगी तब तो ये उस लॉ को लागू करवाएगी ना, नहीं तो कैसे करवाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है इसमें हम करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई डेमोक्रेसी, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री ही डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, पीपल। तो भाई पीपल से इलेक्शन कराना पड़ेगा, राइट। तो कंडक्ट कराए जाएंगे इलेक्शंस। ठीक है, अब ये इलेक्शंस में हमारे यहाँ के जो कॉमन मास्टर्स हैं, ठीक है, जो जितने भी सारे सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ के, वो देंगे वोट। ठीक है, वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर, वोट। वोट देकर वो असल में एक ग्रुप को तैयार करते हैं, एक ग्रुप को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, जितनी सीट्स होंगी उतने लोग होंगे। अब ये सीट्स कहाँ की हैं, इसके लिए अब 2 मिनट रुकिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने लोगों ने वोट दिया और कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया। अब ये लोग जो उनको हमने इलेक्ट किया है ये हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में बैठेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे 3 Ds जिनको हम कहते हैं,
ठीक है, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, और फाइनली वोट देकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इनका काम तो खत्म हो गया, डिसाइड कर लिया इन्होंने, वोट दे दिया, एक लॉ बन गया। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम खत्म। अब काम शुरू होता है एग्जीक्यूटिव्स का, राइट। एग्जीक्यूटिव्स में कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनका काम क्या होगा, कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जिनका काम होगा कि इन्होंने जो लॉ बनाया है, ठीक है, इन लोगों ने जो लॉ बनाया है उसको असल में इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो इनमें कहाँ से लोग जाएंगे, इन लोगों में से ही जिनको इलेक्ट किया गया है, इसमें से देखा जाएगा कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है। ठीक है, उस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, ठीक है, वो बन जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 पार्टी थी, ठीक है, गड़बड़ हो गया ये, यहाँ से मान लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, किस पार्टी को ज़्यादा मिला है, इस पार्टी का नाम ए है और इस पार्टी का नाम बी है। ए को ज़्यादा सीट्स मिली तो ए का जो लीडर होगा, ए पार्टी का जो लीडर होगा वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे दूसरे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उनके नीचे सेक्रेटरीज होंगे, है ना, और उनके नीचे होंगे आपके आईएएस ऑफिसर्स जो वाकई एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। तो आपके ये जो आईएएस होते हैं इनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। क्यों? क्योंकि वोट के आने से, जाने से, इलेक्शन होने पर नहीं बनते हैं, लोगों की मर्ज़ी से नहीं बन रहे हैं, ये अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर बनते हैं ना, मतलब ये एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी, उसके बाद बनते हैं। बाकी ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे कहलाते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब ये हर इलेक्शन के साथ बदल सकते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इन लोगों का काम है कि जो यहाँ पर लॉ बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अगर इन्होंने कहा है कि भाई 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, तो इन्होंने तो लॉ बना के ख़त्म कर दिया। असल में अब इसको काम 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिलाना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव्स का काम है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की, गेटिंग। अब जस्टिस, जुडिशरी का क्या काम आ गया भाई, जुडिशरी का काम है ये देखना कि क्या ये अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं, ये अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अपनी किसी वर्किंग में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इसमें कौन इंटरफेयर करेगा, जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर स्टेट में होते हैं लगभग हाई कोर्ट, लगभग बोला मैंने, कुछ स्टेट्स में नहीं है तो वो अपने आसपास वाले स्टेट्स के साथ शेयर करती हैं, ठीक है। उसके नीचे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे भी ऐसे छोटे छोटे सेशन कोर्ट्स, लोक अदालत, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आई होप मैं आपको 2-5 मिनट में इसको समझा पाई हूँ अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आई कैन गारंटी इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम तीनों ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। फाइन, चलो, तो ये हम देख चुके हैं किसके बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। अब चलते हैं हम पार्लियामेंट के रोल पे। असल में हम ये वाला पार्ट बस पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर। और ये लेजिस्लेचर में भी क्या पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वैसे ही हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, ठीक है। इसके भी 3 हिस्से हैं और इसके भी 3 हिस्से हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। यहाँ की लेजिस्लेचर, यहाँ का एग्जीक्यूटिव, यहाँ की जुडिशरी, सेम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर सबसे बड़ा जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि हम देख चुके हैं, हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन अ रिपब्लिक कंट्री, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ की लेजिस्लेचर को हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं सबसे बड़ा ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे दूसरे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और उसके नीचे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव होगा चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे बाकी मिनिस्टर्स, और फिर उसके नीचे होते होते ऐसे सेक्रेटेरिएट्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, राइट। तो भाई यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जैसे यहाँ पर एक IAS है और यहाँ पर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, मान लो कि वो यहाँ वाले जो लीडर जो हैं उनको भी हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाले और यहाँ वाले में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये सेंट्रल लेवल, ये सीधा का सीधा किसको जवाबदारी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहाँ पर जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को जवाबदार होंगे, ठीक है, अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो IAS बन रहे हैं ये UPSC के थ्रू निकलेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे वो किसकी मदद से, मतलब कौन से एग्ज़ाम की मदद से निकलेंगे, MPPSC या बिहार PSC, स्टेट जो है MPPSC मतलब मध्य प्रदेश का जो PSC एग्ज़ाम होगा, जैसे UPPSC होगा, UPSC नहीं है, UPSC सेंटर के लिए, यूपी का जो PSC एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ से यूपी गवर्नमेंट के लिए डिप्यूटी कलेक्टर्स निकलेंगे, राइट। यहाँ की जुडिशरी में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की जुडिशरी में सबसे बड़ा कोर्ट होगा हाई कोर्ट, ठीक है। इसके नीचे पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे और इसके नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से, राइट। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हमने दोनों की कर ली। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, हमें पढ़ने हैं असल में उसके रोल्स, राइट। चलो, बेसिकली पार्लियामेंट का जो रोल है सबसे बड़ा, एक अगर रोल हम जिसकी बात करते हैं तो वो ये है कि लोगों का एक तरीके से भरोसा है, एक फेथ है, किसके ऊपर, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसको मेंटेन करना पार्लियामेंट का काम है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है फेथ का, है ना। जैसे देखो, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत है, जैसे कि सारे लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखने का, इसका भरोसा मेंटेन रखने का काम एक हमारी पार्लियामेंट का है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट के अगर हम देखते हैं 3 पार्ट्स है, कैसे करेगी पार्लियामेंट वो समझते हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होंगे, पहला होगा लोकसभा, देन राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, राइट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हाउसेस 2 हैं पार्लियामेंट के। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि कितने हाउसेस हैं तो आप आंसर देंगे 2, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स या पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं तो वो होंगे 3, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट को भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट। लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 552, जिसमें से इलेक्शन होता है 545 पर, ठीक है। नीचे जो लिखा है वो है कि इसमें इलेक्शंस कितनी सीट्स पर होता है, ठीक है। और ये जो है ये टोटल दिखा रहा है आपको, राइट। सो लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 552 एंड इलेक्शन होता है 545 पर। सेम राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं 250, इलेक्शन होगा 245 पर। ये क्यों, अंतर क्यों है भाई, जितनी सीट्स हैं उन पर ही इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कारण है कि जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जिसको हम POK कहते हैं, हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान मानता है कि उसका हिस्सा है, इसलिए ये टेरिटरी है डिस्प्यूटेड, ठीक है। अब कैसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गई, क्या हुआ, ये आप कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे या कभी हम उसको किसी दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे, राइट। तो हम मानते हैं कि जब ये हिस्सा हमारे पास आ जाएगा तो हम ये पूरी सीट्स पर इलेक्शन कराएंगे। अभी कुछ सीट्स हमने खाली छोड़ी हुई है इस हिस्से के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है, राइट। अब ये 245 जो सीट्स हैं राज्यसभा में, इसमें से भी 233 सीट्स इलेक्टेड होती हैं, ठीक है। बाकी ये जो 12 सीट्स हैं ये नॉमिनेटेड है। कौन नॉमिनेट करेगा, मतलब किसकी मर्जी से आएंगी, ये आएंगी प्रेसिडेंट की मर्जी से, ठीक है। तो 233 पर होगा इलेक्शन, और मतलब ये काउंसिल से आएंगी, और फिर ये जो 12 सीट्स हैं ये आएंगी आपके प्रेसिडेंट के पास से, ठीक है। और ये कौन से काउंसिल से आ रही हैं भाई, ये आ रही हैं जो आपके छोटे छोटे स्टेट्स हैं, MP है, छत्तीसगढ़ है, UP है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास, सबके पास एक स्टेट लेजिस्लेचर है ना। उस स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। क्यों बैठ रहे हैं यहाँ पर भाई, क्या हो गया इसमें ऐसा, इसमें नाम ही बताता है हमको, राज्यसभा यानी राज्य यानी कि स्टेट्स की सभा, सारे स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो आकर बैठेंगे, ठीक है। वो यहाँ पर आकर बताएंगे, जब भी पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग की बात होगी तो वो बताएंगे कि हमारे स्टेट के लिए क्या सही है और क्या नहीं, ठीक है। तो फिर इसका क्या काम है, इसका काम है पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना। यहाँ पर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मान लो कि मैं अगर राज्यसभा की एक मेंबर हूँ, ठीक है, राइट, और मैं बिलोंग करती हूँ MP को, तो राज्यसभा में मैं एज अ कैंडिडेट MP का रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं लोकसभा की एक मेंबर हूँ तो वहाँ पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं MP की हूँ, UP की हूँ या महाराष्ट्र की हूँ, मैं इंडिया की हूँ, गेटिंग। तो यहाँ पर मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठता है तो वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन काम पूरी कंट्री के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, राइट। अब ये जो लोकसभा है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, संस्कृत में हम लोग को कहते थे लोग, ठीक है। तो उसके ही नाम पर पड़ा है ये लोकसभा, यानी लोगों की सभा जो है उसको हम कहते हैं लोकसभा। और ये पूरे इंडिया में 545 सीट्स पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, मतलब 545
पर्सन्स पूरी इंडिया से इलेक्ट होकर आते हैं और लोकसभा में बैठते हैं और यहाँ पर लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? प्रेसिडेंट जब तक लोकसभा और राज्यसभा डिबेट, डिस्कस और डिसाइड करके पास करेंगे तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, कोई भी बिल। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट क्या करेगा? जब उस पर साइन करेगा तभी जाकर ये कहीं ना कहीं बनेगा लॉ, अदरवाइज नहीं। मतलब प्रेसिडेंट का काम एक स्टैम्प है एक तरीके से। ठीक है, जब तक ये स्टैम्प नहीं लग जाता तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बनता, कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। ठीक है, बात समझ आई? तो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तभी लोकसभा और राज्यसभा का डिसीजन मैटर करता है, अदरवाइज नहीं। फाइन। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए हम आगे वाले चैप्टर, जब इस बुक के आगे वाले चैप्टर्स कवर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। राइट, अब हम करते हैं पार्लियामेंट के सबसे पहले रूल की बात, दैट इज़ टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरी कंट्री की गवर्नमेंट, राइट, जिसको हम और सिंपल टर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो बात चाहे नेशनल गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हम पूरे इंडिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए। तो पार्लियामेंट का सबसे पहला रोल है, सबसे पहला काम है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। कैसे कर रही है नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट? ये होता है लोकसभा के थ्रू। ठीक है, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, जिसको हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में पूरी इंडिया से, है ना, पूरे इंडिया से यहाँ पर क्या होगा? लोग इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, फ्रॉम होल इंडिया, राइट। अब जो भी लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी, दे विल बी बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कुछ लोग इंडिविजुअल भी होंगे, निर्दलीय जिनको हम कहते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर उनकी काउंटिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, हम पार्टी की बात यहाँ पर करते हैं, मेजॉरिटी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कि 2 पार्टीज थी, ए, बी और सी, 3 पार्टीज थी मान लो। ठीक है, इसमें से ए पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कितने चाहिए हमें? एक्चुअली हमें चाहिए 50% + 1, है ना, मतलब 51% वोट मिनिमम जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो पार्टी कहलाती है मेजॉरिटी। ठीक है, और अगर किसी को नहीं मिले तो फिर अगर ये मान लो कुछ पार्टीज आपस में मिलकर तैयार हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि दोनों की सीट्स को मिला के, नंबर ऑफ सीट्स दोनों को ऐड करके 51% अगर हो जाता है, देन इसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और 2 पार्टीज आपस में रेडी हो जाती हैं या कुछ पार्टीज आपस में रेडी हो जाती हैं कि हम अपनी नंबर ऑफ सीट्स मिलाकर 50% + 1 लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार, राइट। जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनमें आपने बहुत सुना होगा गठबंधन, या न्यूज़पेपर में सुना होगा। ठीक है, तो अब जिसको भी मेजॉरिटी मिल गई वो पार्टी असल में हो जाती है रूलिंग पार्टी, मतलब वो पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट, वो पार्टी करेगी रूल। बेसिकली रूल उतना सही वर्ड नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम गवर्न कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रूलिंग पार्टी होगी इसका लीडर बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाकी मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट बना देंगे मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई यानी 50% + 1, वो पार्टी कहलाती है रूलिंग पार्टी, और उस पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएगा? रूलिंग पार्टी का लीडर। ठीक है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर असल में प्रेसिडेंट को बताएगा कि देखिए हमारी पार्टी से ना ये पर्टिकुलर मेंबर जो हैं वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए अच्छे हैं, तो इनको मिनिस्टर बना दीजिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट बनाएगा बाकी लोगों को मिनिस्टर। इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव तैयार हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है ना, ये या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, ये असल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, कौन से वाले एग्जीक्यूटिव्स की? पॉलिटिकल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। हुआ ना यहाँ पे इलेक्शन, लोकसभा में इलेक्शन हुआ पूरी इंडिया में। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो आएंगे एग्जाम से, राइट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए, ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट का पहला काम है लोकसभा के इलेक्शंस के थ्रू नेशनल गवर्नमेंट को बनाना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना, या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को बनाना।
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारे कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको XYZ रादर इवन आपको मेरे ही चैनल का कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। मैं उतना ज़्यादा क्लियर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझा देना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट रोल को। टू गाइड, कंट्रोल एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल यानी कि एक लिमिटेशन रखना, ज़रूरत से आगे ना बढ़ने देना। किसको भाई? गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने लगे, मनमानी करने लगे, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, ऑटोक्रेटिक होने लग जाएगी। ठीक है, गाइड यानी कि एक रास्ता दिखाना, सही वे दिखाना। ठीक है, एंड इन्फॉर्म मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सारी नेसेसिटी की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर रही है भाई? गवर्नमेंट बना रही है जो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रह गई, इन जनरल टर्म्स हम गवर्नमेंट को कभी कभी किससे समझ लेते हैं? एग्जीक्यूटिव्स को, यानी कि जो असल में काम करने वाले हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, IAS ऑफिसर्स। ठीक, तो इन लोगों को के लिए मतलब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है सारी जिम्मेदारियों के बारे में, सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन के बारे में। कौन? पार्लियामेंट। कैसे करेगी देखते हैं। सेशन बिगिंस विथ क्वेश्चन आवर। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के होते हैं सेशन। देखो, लोकसभा और राज्यसभा ये दो अलग अलग हाउसेस हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर इनकी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, दोनों हाउसेस में क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, एक टाइम टेबल, जैसे आपके पढ़ने का स्कूल्स में टाइम टेबल होता है, ऐसे कुछ टाइम टेबल्स होते हैं और उनको फॉलो करना होता है कि भाई इतने से इतने देर तक हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कौन किससे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, फिर कौन किसको जवाब दे सकता है, फिर कितने बजे लंच ब्रेक होगा, फिर किस चीज़ के बारे में बात होगी, फिर 2 घंटे का एक डिस्कशन होगा, फिर आधे घंटे का डिस्कशन होगा। ये सारा कुछ एक प्रोसीजर, एक टाइम टेबल ऑलरेडी डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरीके से जो सबसे शुरुआत होती है हमारे पार्लियामेंट के हाउसेस की, वो होती है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर क्या होता है? 1 घंटे का समय। ठीक है, क्वेश्चन आवर मतलब 1 घंटे का समय जिसमें मिनिस्टर से, जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, उनसे पूछे जा सकते हैं सवाल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनसे सवाल कौन पूछेगा? इनकी खुद की पार्टी के लोग तो पूछेंगे नहीं, है ना। कौन पूछेगा? ऑपोजिशन या कोई भी दूसरा मेंबर। ठीक है, मतलब जो इनके अपोज में है, राइट। चलो, MPs कैन आस्क, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों को कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और MLA कौन होते हैं? MLA जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहते हैं MLA। और जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लोग हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों को कहेंगे MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो मेंबर ऑपोजिशन है, ये भी असल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ABC पार्टी बनी थी। मान लो कि पार्टी A जो है ये रूलिंग पार्टी बन गई 51% से, तो B और C जो है, मान लो इसमें से B बड़ी पार्टी है, तो B कहलाएगी ऑपोजिशन। ठीक है, अब भले ही इनको 51% वोट्स नहीं मिले, 51% सीट्स नहीं मिली, तो भी ये असल में आ तो गए हैं ना पार्लियामेंट में इलेक्ट होके पूरे इंडिया से। ठीक है, भले ही कम वोट्स यहाँ पर आए तो हैं, राइट। तो जब ये आ जाएंगे तब भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, है ना। यहाँ पर इनका जो ओहदा होगा वो सेम होगा, A के मेंबर्स का, B के मेंबर्स का और C के मेंबर्स का, क्योंकि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएंगे। लेकिन ये कहलाएगी रूलिंग पार्टी और ये हो जाएगी ऑपोजिशन। ठीक है, तो ये ऑपोजिशन पूछ सकती है भाई मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनसे कि भाई आप बताइए गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। ठीक है, हमने आपको किसी पॉलिसी को पूरा करने के लिए दिए थे 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आपने सारे के सारे 100 करोड़ रुपीज़ 2 ईयर्स में निकाल तो लिए, लेकिन आप ये बताइए कि ये पॉलिसी ने काम क्या किया। असर तो हमें कुछ दिखा नहीं, सुधार तो हमें कुछ दिखा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है? ऑपोजिशन पूछ सकता है इन दी क्वेश्चन आर, राइट। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करेगी? गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट को अलर्ट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है समय समय पर, जगाने के लिए, अवेयर कराने के लिए कि भाई आप देखिए ज़रा आपका काम कैसे चल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, किधर किधर पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपने धोखे से कभी TV खोल ली और उसमें न्यूज़ चैनल चल रहा हो जिसमें राज्यसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग को आप देख लें, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को चिल्लाते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं उनसे। ठीक है, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे सवाल जा रहे हैं कि भाई आपने इतना इतना पैसा ले लिया है, या आपने तो प्रॉमिस किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, सुधार कहाँ है।
एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। लोगों के जो ओपिनियंस है, विचार हैं, ठीक है, उनको पार्लियामेंट में रखा जाता है किसके थ्रू? उनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। देन ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है? क्रिटिसिज्म करेगी। कैसा क्रिटिसिज्म करेगी? कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्दी। हेल्दी मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म करो जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, फालतू बात पे क्रिटिसिज्म मत करो। और कंस्ट्रक्टिव मतलब जिससे कुछ सोल्यूशन निकले। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अगर हम एक एक्चुअल मतलब लेने की कोशिश करें तो वो ये होता है कि किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए ना करना क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ करना है ना। जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और आप उसको क्रिटिसाइज़ करके छोड़ दे रहे हो, दूसरों की बुराई करके छोड़ दे रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मतलब कि वो क्रिटिसिज्म आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें सुधार के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो है उसमें से जो भी कमियाँ हैं वो निकल के पूरी तरीके से एक सही तरीके से काम यहाँ पर होने लगे, ठीक है, क्रिटिसिज्म की गुंजाइश ना बचे, राइट। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने स्कूल में या अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को बोलूँ कि बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तुम बुरे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाह रही हूँ तो मैं उसको बताऊँगी कि ये क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। मैं उससे पूछूंगी कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं, तुमको मन नहीं लगता है या सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ठीक है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। या असल में ऐसा है कि भाई आप बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आपको बार बार नहीं पढ़ने में आसानी होती है, फेल होते हैं, तो आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, है ना, इरिटेट होकर आपने पढ़ना छोड़ दिया। तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि भाई इसका क्या निकल जाए, एक सोल्यूशन निकल जाए, क्लैरिटी मिल जाए बच्चे को। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। और साथ में अपोजिशन पार्टी फीडबैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब कि जैसे मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, इसने कोई काम किया, लेकिन जो अपोजिशन है वो असल में क्यों एक एक्टिव रोल प्ले करती है? क्योंकि वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगी कि भाई आपने ये पॉलिसी निकाली, आप इसका फीडबैक देखिए क्या आया, है ना। इसका फीडबैक नेगेटिव है तो ये पॉलिसी का आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या तो उसको सुधार सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी पॉलिसी का बहुत अच्छा फीडबैक सामने आता है तो वहाँ पर अपोजिशन एक अच्छा रोल प्ले करेगा, राइट। फीडबैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पार्लियामेंट का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने पॉलिसीज़ बना के छोड़ दी। आप ये भी देखो कि सोसाइटी में वो असर कैसे कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है, नेगेटिवली कर रही है, राइट। यहाँ पर इनको हाईलाइट करने का काम होता है मेनली अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। आप थोड़ा और जब 9th में जाएंगे और 9th में आप सिविक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको अपोजिशन पार्टी के रोल्स अलग से देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली टॉपिक है कि भाई अपोजिशन पार्टी के रोल्स क्या क्या हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो असल मायने में वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो वो एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी है, अच्छे से काम करने वाली डेमोक्रेसी वो कहलाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, राइट। यहाँ पर कैसे कंट्रोल कर रही है भाई ये? जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, मतलब कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी पैसा चाहिए किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए, तो पहले उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो असल में पीपल्स मनी है, लोगों का पैसा आ रहा है। लोगों का पैसा उनकी परमिशन के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हर एक व्यक्ति से डेमोक्रेसी में पूछना तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया के हर व्यक्ति से तो हम पूछेंगे नहीं कि भाई आपका ये पैसा इसमें यूज़ कर लें या नहीं कर, ठीक है। तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि असल में जो पार्लियामेंट है यही है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। लोगों का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि भाई क्या इस पैसे का इतना यूज़ किया जा सकता है। अगर ये अप्रूव करते हैं वोट देकर, ठीक है, तब तो जाकर वो पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा रोल। लास्ट रोल की अगर हम बात करें, वैसे पार्लियामेंट के बहुत सारे रोल, 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 3 रोल्स बताए गए हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग मतलब लॉ को बनाना। अब ये यही तो काम था ना। ये कैसे होता है? ये तीनों की मदद से होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो 3 Ds जो बने हुए हैं, मैंने आपको बताया था, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। लोकसभा में अगर सामने कोई सजेशन देता है उठकर, कोई लॉ मेकिंग की बात आती है कि भाई अपन को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लॉ बनाना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो लोकसभा में क्या डिस्कस हो रहा है कि हमें ना एक लॉ बनाना चाहिए कि जितने भी
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल जो होता है हमारा, ठीक है, वहाँ हमें क्या करना चाहिए, इंडिया में प्राइमरी स्कूल को बैगलेस कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो हैं उनको बैग लेकर स्कूल नहीं आना है कंपलसरीली। लॉ बन जाएगा तो कंपलसरी हो जाएगा प्राइवेट पब्लिक सबके लिए, है ना। तो ये अगर मान लो लोकसभा लाती है एक ऑप्शन कि काम करते हैं कि ना हम एक लॉ बना देते हैं कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो हैं वो बैगलेस स्कूल आएंगे, बिना बैग के स्कूल आएंगे। ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे बुक्स प्रोवाइड करा रहा है और वो घर पे कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि लोकसभा में बैठे सारे लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये तो ऑप्शन बढ़िया है, अच्छा है, छोटे बच्चों को बैग का जो बोझ है, वज़न है, वो नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी कम हेक्टिक लगेगी उनको पढ़ाई। ठीक है, अब मान लो सबने इसको पास कर दिया तो ये चला जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में भी डिस्कस होगा और राज्यसभा में भी लोगों ने बोला कि हाँ यार बैगलेस पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड तक सही है, बच्चों को बिना बैग के स्कूल आने दो। राइट, इन्होंने भी पास कर दिया। अब ये चला गया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट ने देखा कि हाँ मेरे को भी ये सही लग रहा है, छोटे बच्चों को ज़्यादा बोझ देना नहीं चाहिए पढ़ाई का, उनकी ये बहुत लर्निंग स्टेज है ना, लैंग्वेज सीखते हैं, थोड़ा बहुत ABCD सीखते हैं, ये 1 2 3 4 मैथ्स जो है इतना बेसिक सिखा दो और उसी को इम्प्रूव करते चलो ताकि 6th ऑनवर्ड उनको जब कुछ भी वो बुक्स बड़ी रीड करें, कुछ बड़े कंसेप्ट पढ़ें तो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो कुछ भी पढ़ाओ बिना बैग के पढ़ाओ। राइट, स्कूल में बुक्स दो, घर में होमवर्क दो, जैसे भी वो कर रहे हैं। अब अगर प्रेसिडेंट भी इस पर साइन कर देता है तो ये बन जाएगा एक लॉ। ठीक है, लेकिन क्या ये हर बार इतना आसान होगा, नहीं। ठीक है, ये तो हमने बहुत छोटा सा टॉपिक देखा और हम सबको फेवर में लग रहा है तो ठीक है। भाई कई बार मान लो ऐसे लॉ आते हैं सामने, ठीक है, जैसे हम मानते हैं विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे हम सारे ही लोग अवेयर हैं अनलकीली। ठीक है, मान लो लोकसभा लेकर आती है कि भाई विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ द क्राइम किसके हाथों हो रहे हैं, मेन के हाथों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक लॉ बनाते हैं कि आफ्टर 8 PM मैन आर नॉट अलाउड बाहर जाने के लिए। ठीक है, 8 बजे सारे आदमियों को अपने घर लौटना है, उसके बाद कोई भी मैन बाहर नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज उसके अगेंस्ट हम क्या ले लेंगे, लीगल एक्शंस। ठीक है, अगर लोकसभा ये लॉ बनाने के लिए तैयार है और इसको पास भी कर दिया जाता है मान लो, तो ये किसके पास चला जाएगा, राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा को लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, इवन लोकसभा में भी कुछ लोगों को ये लगा, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं थे, मेजॉरिटी वोट मिला कि हाँ भाई 8 बजे के बाद आदमियों को बंद कर दो अंदर। ठीक, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना कि भाई कुछ मैन, सारे मैन थोड़ी ना कर रहे हैं क्राइम, सबको अंदर बंद करना इज रॉन्ग, या आप इक्वालिटी हमारे फ्रीडम के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मान लो फिर भी मेजॉरिटी वोट मिल गए तो पास हो गया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में फिर से ये 3Ds काम करेंगे, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इसको मेजॉरिटी नहीं मिली, ये बिल पास नहीं हो पाया, तो ये वापस जाएगा लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा के पास गया, लोकसभा इसको दोबारा से देखेगी। ठीक है, और मान लो कि इस बार इसको नहीं मिले वोट्स प्रॉपर, लोगों ने अपने इरादे बदल लिए, तो ये बिल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फिर से पास हो गया लोकसभा में, तो फिर ये वापस राज्यसभा के पास आएगा और राज्यसभा को इस बार हाँ करनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल लास्ट एक ऑप्शन और बचता है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है, सारे मैन क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो हमें 8 के बाद सबको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, रादर हम इसको रोकने के लिए कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने अगर इस पर साइन नहीं किए तो फिर ये लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो लॉ मेकिंग का काम ये तीनों बॉडीज़ मिलकर करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा लॉ नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, प्रिसाइज रखना है चीज़ों को, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश कर दी। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, हम थोड़ा और आगे चलेंगे, मतलब इसी बुक में जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारा कुछ एक लेक्चर में कवर करना सही नहीं है। राइट, तो लॉ मेकिंग किस तरीके से होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की कलेक्टिव एफर्ट से। राइट, चलो एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख लें कि लॉ मेकिंग में तीनों बॉडीज़ को, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सबको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि लॉज जो भी बनेंगे वो कैसे बनने चाहिए, इन अकॉर्डेंस ऑफ या इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके अकॉर्डिंग ही लॉ बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी दे रहा है और हमारी पार्लियामेंट इनइक्वालिटी देने के लॉज बना रही कि भाई कैसे हम लोगों को इनइक्वल ट्रीट करें या कैसे हम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करें। ठीक है, तो जितने भी लॉज बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो इन्होंने लॉ बना दिया, लोकसभा ने बनाया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया और लॉ बन गया, तो फिर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर गया, डेफिनेटली यहाँ पर कौन है हमारे पास, हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का जैसे काम है
लेक्चर बनाने जुडिशरी का जैसे काम है जस्टिस प्रोवाइड कराने का, तो यहाँ पर जुडिशरी क्या करेगी, जस्टिस प्रोवाइड करेगी और इस लॉ को ख़त्म करवा देगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, अगर गलत लॉ बाय चांस ही बना देता है तो जुडिशरी जो है वो रिव्यू करेगी इसको। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी चीज़ होगी उसको कैंसिल कर देगी। राइट, थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर लिख गया है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट एक और टॉपिक है हमारे पास, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब भेदभाव करना, लेकिन फिर इसके आगे हम पॉजिटिव क्यों लगा दे रहे हैं? भेदभाव हम कब कर रहे हैं? जब हम कुछ कम्युनिटीज़ जिनको पीछे छोड़ दिया गया था, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला कुछ सोसाइटल कंडीशंस के कारण, जब हम उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बाकी लोगों के साथ हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, OBCs means other backward classes and women, तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में कुछ लिस्ट बनी हुई हैं। ठीक है, कितनी है टोटल? 12। ठीक है, इनमें से 2 लिस्ट हैं, एक है SCs के लिए और एक है STs के लिए। जिन जिन कास्ट का नाम इस शेड्यूल में लिखा है, ठीक है, मतलब SC वाले शेड्यूल में लिखा है, और जिस भी ट्राइब का नाम ये वाले दूसरे शेड्यूल में लिखा है, ठीक है, उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब SCs, STs, OBCs और विमेन, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बाद में मिला, मतलब इनको इलेक्शन लड़ने का, इनको वोट करने का जो एक्सपोजर हम कहेंगे वो काफ़ी बाद में मिला। हम अधिकार नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको वोटिंग का अधिकार देता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि इनको काफ़ी पीछे रखा जाता है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया, इनको सामने आने की अपॉर्चुनिटी मिली, इनको इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वोटिंग बट ऑल्सो फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनको उतना ही ज़्यादा मोटिवेट किया गया। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर कुछ सीट्स SCs के लिए, STs के लिए, OBCs के लिए और विमेन के लिए क्या करके रखी हैं, रिजर्व करके रखी हैं। क्यों? ताकि यहाँ पर आएँ और अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके, बाकी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिजर्वेशन। बहुत डिटेल्ड में इसको नहीं पढ़ेंगे, आई विल ट्राई कि रिजर्वेशन के ऊपर एक छोटा वीडियो बनाकर उसको यहाँ पर ठीक से समझा दिया जाए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए जितना आप पढ़ सकते थे, जितना आपके लिए पढ़ना ज़रूरी था, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, पूरा चैप्टर कंसेप्ट्स के बेसिस पर था। ठीक है, इसलिए नोट्स आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, पूरा पेज भर के और फिर समझाने का कोई सेंस नहीं है, रादर हम कंसेप्ट समझें और खुद अपनी नोट मेकिंग करें। ठीक है, तो अब आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, राइट? या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और साथ में ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, जहाँ हम कंसेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं, आपके एक कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मैं इंस्पायर होती जाती हूँ कि चलो कोई मेरा काम देख रहा है, कोई मेरे काम को पसंद कर रहा है, या किसी बच्चे को मेरे समझाने से समझ में आ रहा है, राइट? अदरवाइज़ आप अगर लेक्चर देख भी लेते हैं, आपको पसंद भी आता है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे नहीं बताते हैं, तो वो एक मोनोटोनी बन जाती है कि हाँ बस क्योंकि वीडियोस बनाना है इसलिए मैं बनाते चले जा रही हूँ। अगर आप कमेंट करके 1 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट करके मुझे बता देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा उससे। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़े, मैं अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों के बीच में स्प्रेड कर सकूं और बेसिकली एक पढ़ने का सही तरीका सारे लोगों तक पहुंच सके, राइट? सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।